स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा तय है। पीएम ऋषिकेश में जनसभा करेंगे, जिसकी तैयारी में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों की समीक्षा की। ऋषिकेश में जनसभा करेंगे पीएम मोदी और 11 अप्रैल को पीएम का दौरा तय माना जा रहा है। और इसको लेकर जो है सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया और वहां जाकर हालचाल जाना। आईडीपीएल मैदान में जनसभा करेंगे पीएम मोदी और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैदान पहुंचकर जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में जनसभा करेंगे। 11 अप्रैल को पीएम उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इसको लेकर सीएम ने तैयारियों की समीक्षा की, जायजा लिया। और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल यानी 11 अप्रैल को पीएम मोदी ऋषिकेश में चुनाव प्रचार को धार देंगे। पीएम की रैली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा स्थल का जायजा लिया। पीएम मोदी की जनसभा ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में आयोजित होगी, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। वहीं 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड के लोग अपना लोकप्रिय नेता मानते हैं। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग यहां पहुंचेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही हमारे कार्यकर्ता, आम जनता सब कल मोदी जी की जनसभा में ऐतिहासिक आएंगे। बहुत बड़ी संख्या आएगी और हमेशा उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी से लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। जानते हैं उनके हर चुनाव में, हर बार जब भी वो आह्वान करते हैं तो लोग हमेशा आगे बढ़ चल कर आते हैं। और सुबह तो आईडीपीएल ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। जनसभा स्थल पहुंचकर वहां का हालचाल जाना, समीक्षा की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, 11 अप्रैल को पीएम मोदी का ऋषिकेश दौरा है और इस दौरान जो है क्या तैयारियां की जा रही है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, चुनावी जनसभा विजय संकनाद वहां से किया था लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा सीट है उस सीट पर उनकी चुनावी जनसभा थी। और ये कुमाऊं मंडल की 2 सीट है, जो आप कह सकते हैं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट, उसका विजय संकनाद उन्होंने वहां पर किया था। और अब ऋषिकेश में गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों के लिए वो फिर से एक बार फिर अपना चुनावी संकनाद यहाँ पर करने जा रहे हैं। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल जो मैदान है वहां पर आ रहे हैं। उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। मैदान का जो चयन था वो वहां पर हो चुका है, भूमि पूजन कर लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी ये समझा जा सकता है कि एक बार फिर लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहने की उम्मीद है। अभी तक का जो आंकड़ा आईडीपीएल का रहा है कि 50 से 60 हजार लोग उस मैदान पर आते थे और चुनावी जनसभा को संबोधित करते थे, लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी संकनाद यहाँ से होने जा रहा है। तो ऐसे में संख्या 1 लाख से ऊपर वहां पर मौजूद रहेगी। उसके लिए पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली गई है। बीजेपी की तरफ से इस रैली को सफल बनाने के लिए जो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, उनको संयोजक की भूमिका दे दी गई है। वो वहां पर संयोजक की भूमिका इस रैली को लेकर कर रहे हैं और सभी विधायकों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि रैली के लिए किस प्रकार से भीड़ को वहां पर जमा करना है, लोगों के आने जाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उस संबोधन को कैसे उस रैली के बाद घर घर तक पहुंचाना है, पन्ना प्रमुखों के माध्यम से बूथ स्तर तक कैसे उस संदेश को पहुंचाना है, ताकि जनता बीजेपी के साथ जुड़ सके और इस चुनाव में बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हो सके। उसकी तैयारी बीजेपी ने यहाँ पर कर ली है। जी, अब है बात करें कार्यकर्ताओं की। पीएम के आगमन को लेकर उनके बीच कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बीजेपी बड़ी उत्साहित नजर आ रही है।
उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है। इससे पहले भी ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 से 8 बार उत्तराखंड यहाँ पर आए हैं और हर बार उन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ सौगात देने का काम यहाँ पर किया है। पिछले 10 सालों के भीतर, यानी 2 टर्म जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रहे, उस 10 सालों के भीतर उत्तराखंड को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड को यहाँ पर मिली है। और ये उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री का लगाव ही है कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी सौगातें देके जाते हैं। रुद्रपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अपनी गारंटियों का जिक्र किया था और कहा था कि किस प्रकार से उनकी सरकार अगर सत्तासीन होती है तो जो गारंटियां इस समय चल रही है उन गारंटियों को आगे बढ़ाने का काम वहां पर किया जाएगा ताकि जनता लाभान्वित हो सके और जो विकास की योजनाएं उन विकास की योजनाओं को और रफ्तार से आगे बढ़ाने के आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया था। तो ये समझा जा सकता है कि जब ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो ऋषिकेश जो भूमि है तपोस्थल के रूप से जानी जाती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस मैदान पर आने का सीधा संबंध ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभा सीटों पर भी बड़ी जीत हासिल करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वानित किया जाएगा। जनता को लामबंद करने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर उत्तराखंड के प्रति जो उनका विजन है, उत्तराखंड के प्रति जो उनकी योजना है, उन योजनाओं का जिक्र उनकी तरफ से जरूर यहाँ पर किया जाएगा ताकि जनता बीजेपी के साथ जुड़ सके, चुनाव में बड़ी जीत यहाँ पर। जी, अब है पीएम मोदी की रैलियों की बात कर ले, जनसभा की बात कर ले, बड़ी तादाद में जो है लोगों का हुजूम वहां उमड़ पड़ता है और ऐसे में अगर हम ऋषिकेश की बात कर ले, वहां कितने लोगों के जुटने की संभावना है क्योंकि तैयारियों का जायजा जो है खुद मुख्यमंत्री ने लिया है। इस मैदान पर अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 60,000 की भीड़ वहां पर जुट पाई है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार का पिछली बार का जो आंकड़ा था उस आंकड़े को तोड़ने का काम इस बार की रैली में बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। सबसे ज्यादा ये समझा जा सकता है कि जो विधायकों को जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है, पार्टी पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में लोगों को लाने के लिए यहाँ पर कहा गया ताकि प्रधानमंत्री का संबोधन आम जनता तक पहुंच सके। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी इस रैली में सफल बनाने के लिए 50 से 80 हजार के बीच का एक आंकड़ा बीजेपी ने अनुमानित लक्ष्य यहाँ पर रखा। लोग यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने का काम यहाँ पर करेंगे। कोशिश ये बीजेपी करेगी कि चुनाव के समय तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश यहाँ पर करें और जो पार्टी के जो प्रत्याशी वो भी अपने स्तर पर जनता को इस चुनावी रैली में लाने का आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो उम्मीद ये कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कल आएंगे ऋषिकेश के IDPL मैदान पर, तो वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। जी, अब है बात करें अपने प्रत्याशियों की, तो बीजेपी लगातार अपने तमाम प्रत्याशियों के हित में, उनके समर्थन में हर जगह खड़ी दिखाई दे रही है और ऐसे में जब ऋषिकेश पहुंचेंगे पीएम मोदी तो किस तरीके से जो है चुनावी जो लहर है उसको और धार दे सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऋषिकेश तक पहुंचेंगे तो उनका पहले भव्य स्वागत वहां पर होगा। यानी ऋषिकेश जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश के IDPL मैदान तक प्रधानमंत्री का जो काफिला होगा, उस काफिले में उनका जो रोड शो उसे समझा जा सकता है और उस दौरान भी हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऋषिकेश के IDPL मैदान में जब उनकी एंट्री होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि एक माहौल जो होगा वो भगवामय वहां पर नजर आएगा। और जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति अब तक रही है, बड़े नेता जब भी उत्तराखंड में आए हैं बीजेपी के तो उनका शंखनाद के माध्यम से उनका वहां पर स्वागत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर के मैदान में भी शंखनाद से उनका स्वागत वहां पर किया गया था और यहाँ पर भी ऋषिकेश को तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में संतों की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री को आशीष देने का काम वहां पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे तो हजारों की संख्या में, यानी उम्मीद की जा सकती है कि 50 से 60 हजार से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और वो प्रधानमंत्री का वहां पर भव्य स्वागत करते हुए भी नजर आएंगे। और जैसा कि इस बार उत्तराखंड में अभी तक की जो चुनावी रणनीति बीजेपी की रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के जो स्टार प्रचारक और भी होंगे, आप उसमें समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो जब भी वो उत्तराखंड में आएंगे तो इसी प्रकार से उनका भव्य स्वागत यहाँ पर होगा और बीजेपी उनकी जो चुनावी जो जनसभाएं होंगी उन जनसभाओं में भीड़ को इकट्ठा करने में कामयाब हो पाएगी। जी, अब है अगर बात करें जो है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो वहां के प्रत्याशियों के लिए पीएम की ये रैली कितनी प्रभावी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो है पहले भी उत्तराखंड दौरे पर जाते रहे, वहां के लोगों से जुड़ते रहे और प्रदेश को कुछ न कुछ सौगात लगातार देते रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड हो या पूरे देश के लोकसभा चुनाव को बीजेपी ने अलग अलग कैटेगरी में बांटने का काम यहाँ पर किया है। बीजेपी ने सीटों का आकलन इस रूप में किया है कि जो सीटें
सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत सकती है। उन सीटों पर कम चुनावी जो रैलियां हैं या बड़े नेताओं की जो रैलियां उनको कम कराने का काम यहाँ पर कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड में आते हैं तो ये जरूर किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में अलग अलग रैलियां आयोजित हो सके। कुमाऊं मंडल की रैली 2 अप्रैल को रुद्रपुर के मैदान में हो चुकी है और अब गढ़वाल मंडल की रैली ऋषिकेश के IDPL मैदान में होने जा रही है। ये 3 लोकसभाओं की रैली है जिस पर 23 विधानसभाओं को इस रैली के माध्यम से सीधे तौर पर मैसेज देने का काम वहां पर किया जाएगा। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि खासतौर पर जो हरिद्वार लोकसभा सीट है जहां पर अभी भी जो समीकरण है वो सीधे चुनावी मुकाबले के वहां पर बीजेपी को नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री की रैली इसी लोकसभा में हो और वो इसी लोकसभा में प्रधानमंत्री की रैली वहां पर आयोजित हो रही है। वहां से बड़ा मैसेज देने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ताकि इन सीटों पर जहां पर बीजेपी को थोड़ी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है या जहां पर बीजेपी को थोड़ी बहुत शंकाएं ज्यादा लगती है उन शंकाओं को सीधा समाप्त वहां पर किया जा सके। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, अब है देखना होगा अब कल जब उनका दौरा होगा, उनकी रैली होगी, तो उस दौरान क्या कुछ असर पड़ता है लोगों पर और किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री के बोल लोगों पर असर पड़ेंगे डालते हैं ताकि प्रत्याशियों को उनका समर्थन जो है भरपूर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का धुआंधार प्रचार जारी, पार्टी प्रत्याशियों के लिए कर रहे प्रचार। आज 3 विधानसभाओं में करेंगे चुनावी जनसभा। बड़ी जानकारी देहरादून से, आज 3 विधानसभाओं में चुनावी जनसभा करेंगे। सोमेश्वर विधानसभा में करेंगे रोड शो। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही, सोमेश्वर विधानसभा में रोड शो करेंगे। सीएम धामी का धुआंधार प्रचार जो है इस दौरान जारी है और पार्टी प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बात करें, सीएम धामी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं प्रचार प्रसार में। चुनावी दौर है, ऐसे में हर लिहाज से जो है बीजेपी के तमाम लोग, खुद मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेताओं को बरसाती मेढक की संज्ञा देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना तो अब कोई अच्छे नेता बचे हैं और ना ही देश हित के लिए कोई विजन है। ऐसे में जो बचे खुचे नेता भी हैं वो बरसाती मेढक की तरह सिर्फ चुनाव में ही दिख रहे हैं। कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई है। अब जो बची खुची कांग्रेस है उसके पास न तो देश हित की कोई नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का कोई विजन है। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये बरसाती मेढक की तरह हैं जो केवल चुनाव के समय में नजर आते हैं और उसके बाद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इसलिए इन सभी बरसाती मेढकों को हमेशा के लिए गायब ही कर देना है। इसके लिए आप सबको मैं आज निवेदन करने के लिए आया हूं कि 19 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ मतदान करना है। और वहीं उत्तराखंड में चुनावी जंग के बीच सियासत बढ़ती नजर आ रही है। खानपुर विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, हरीश रावत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 19 अप्रैल तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अंतर्कलह के चलते बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिस पर हरीश रावत ने पलटवार कर बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साल 2016 की फोटो को अब वायरल किया जा रहा है। तो बीजेपी पर बदनाम करने का जो है आरोप हरीश रावत ने लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर इसे नकार दिया है। उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो है पोस्ट किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरीश रावत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जो ही जिस तरह से उमेश कुमार ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बाकायदा हरीश रावत की प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि कलह के बाद हरीश रावत पूरे परिवार के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जल्द ही ज्वाइन करेंगे और एक राज्यपाल किसी राज्य का उनको बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी यही चुनावी जंग अब शुरू हो चुकी है। वहीं इस पोस्ट का जवाब देते हुए हरीश रावत ने भी एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने उमेश कुमार जो कानपुर के विधायक हैं उनको भाजपा का एजेंट बताया है और साफ कहा है कि जो 2016 की जब वो मुख्यमंत्री थे तब की
फोटो है जिसको अब उमेश कुमार के द्वारा राजनीतिक तौर पर यहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो चुनावी आपसी जंग है, कह सकते हैं पोस्ट सोशल मीडिया पर अब काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। जहां उमेश कुमार एक दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत परिवार सहित कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं, वहीं हरीश रावत लगातार अपने पुत्र के लिए यहाँ पर वोटों की मांग कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, जिस तरह से हरदा लोकसभा सीट पर वहां पर जाकर लोगों से अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। और साथ ही उनमें पोस्ट में ये कहा है कि बिल्कुल ये भाजपा का एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जब हरीश रावत की सरकार थी तो उनको गिराने का काम भी उसके पीछे भाजपा के साथ साथ उमेश कुमार का ही हाथ था। जिस तरह से जो स्ट्रिंग के बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुए थे, तो कह सकते हैं कि अब जो पहले जिस तरह एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही थी, अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे पर यहाँ पर प्रहार किए लेकिन विकास, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था जो कांग्रेस है उनको कि ये सुस्त है और बीजेपी जो इस दौरान सक्रिय है, चुनावी दौर में सक्रिय है। जी, अभी हरीश रावत ने पिछले दिनों जरूर ये बात कही थी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा सुस्त हुए हैं। उस पर बयान जारी करते हुए भी उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके कहने के लिए उनका तात्पर्य ये था कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इस जो उनकी उम्र है, हरीश रावत की उम्र है, उसके अनुसार काम नहीं कर रही है, जो उत्तराखंड की जो कांग्रेसी नेता हैं। तो अब उनको, लेकिन उस बयान के बाद उन्होंने खुद कहा था कि बयान जारी करने के बाद उनको लगता है कि अब कांग्रेस में तेजी आई है और प्रचार उनका लगातार जिस तरह से 5 सीटें हैं वहां पर लगातार बढ़ना और तेज हुआ है। तो कह सकते हैं कि हरीश रावत के जिस तरह से बयान आए हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, जिस तरह से राम मंदिर के दर्शन के लिए भी हरीश रावत ने जाने की बात कही थी, उसके बाद गए थे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र उनके खिलाफ जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस को दरकिनार करके हरीश रावत राम मंदिर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बयान उनके खिलाफ यहाँ पर दूसरे जो विपक्षी हैं वो यहाँ पर हरीश रावत के खिलाफ। जी, अगर हम उमेश कुमार की बात कर ले, किस आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है? जी, जैसे उमेश कुमार ने जो पोस्ट की है वो बिल्कुल जब से उन्होंने पोस्ट की है तब से राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है, जहां कांग्रेस इसको लेकर काफी जैसे कह सकते हैं कि संशय में थी कि अब उनका बयान क्या रहेगा। हालांकि हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर ही इसका जवाब जारी करते हुए अपनी बात को रखा है और साफ कहा है कि ये षड्यंत्र है। 2016 की उनकी जो प्रधानमंत्री के साथ भेंट हुई थी मुख्यमंत्री रहते, उस फोटो को यहाँ पर आज यूज किया गया है। वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और लगातार कांग्रेस के लिए कार्य करते रहेंगे। तो कहीं बिल्कुल जिस तरह से उमेश कुमार जहां खानपुर से विधायक हैं, वो उनकी तलकी जो हरीश रावत के साथ पहले से थी, जब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, तो वो आज भी बनी हुई है, वो लगातार यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का समर जीतने के लिए प्रत्याशी सड़क के साथ साथ सोशल मीडिया पर अलर्ट है। हर हाथ में मोबाइल फोन की पहुंच के चलते सोशल मीडिया चुनाव प्रचार एक बड़ा मंच बन गया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं अब इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुपों के संचालन की जिम्मेदारी पदाधिकारी को सौंपी गई है। तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रचार प्रसार के लिए और प्रत्याशी भी इस पर लगातार अलर्ट है और अब इसके जरिए जो है प्रचार प्रसार करना नेताओं के लिए, प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए आसान होता दिखाई दे रहा है। हमने प्रत्येक बूथ पर 2-2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो इस हिसाब से 11,729 पोलिंग बूथ हैं। इसके दुगने हमारे बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सभी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के हैं, जिले स्तर के हैं, मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठ के हैं, विभागों के हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम भी मतदाता के जागरण का, जन जागरण का काम कर रहे हैं। देश हित में, उत्तराखंड के हित में क्या चीज़ें हैं,
व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति को, जन जन को जागृत करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो संदेश है, उस संदेश को नीचे तक पहुंचाने का काम हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं। और वहीं चुनावी दौर में नेताओं के वार पलटवार के साथ ही तुलना करना आम बात है। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल अपनी तुलना हेमवती नंदन बहुगुणा से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे बहुगुणा को हराने के लिए दिल्ली लगी हुई है, वैसे ही उन्हें भी हराने के लिए दिल्ली लगी है। वहीं अब बहुगुणा के पोते कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के बयान को लेकर कहा कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने अपने आखिरी के 10 से 12 साल की राजनीति कांग्रेस के लिए नहीं की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा लोगों को डराने, धमकाने और दबाने की राजनीति थी, उसके खिलाफ की। वह उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पहाड़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था, क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे। और इसलिए मैं गणेश गोदियाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह हेमवती नंदन बहुगुणा को अपना आदर्श मानते हैं तो उन्हें भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। याद दिलाना चाहूँगा कि बहुगुणा जी ने अपने जीवन के अंतिम 10 साल या 10 से 12 साल कांग्रेस में नहीं बिताए। वो उन्होंने अपनी राजनीति जो है हमेशा कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की जो लोगों को दबाने की, धमकाने की, डराने की राजनीति थी, उसके खिलाफ करी थी। वो जो निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे, तो शायद गणेश गोदियाल जी भूल गए, वो किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं लड़े थे, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे। और पहाड़ की जनता ने कांग्रेस को नकारा था उस वक्त भी। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जिताया था और कांग्रेस को नकारा था। इसलिए मैं गणेश गोदियाल जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी को अपना आदर्श मानते हैं, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, और उनके पद चिन्हों पर चलने का फैसला करते हैं, तो उनको भी कांग्रेस इस्तीफा दे देना चाहिए और आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। हाईकमान ने चुनाव प्रचार खत्म होने से 9 दिन पहले आखिरकार कांग्रेस चुनाव अभियान समिति का गठन कर ही दिया है। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही सभी लोकसभा प्रत्याशियों, सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, 2022 के विधायक प्रत्याशियों और अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्षों को जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हाईकमान के फैसले की सराहना करते हुए राज्य की 5 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है। प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं। और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खुल जाएंगे। नवरात्र के शुभ अवसर पर तारीख घोषित की गई है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 12:25 पर अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे। इस अवसर पर गंगा सहस्त्र नाम पाठ किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार भी यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य रहेगा। पतित पावनी भगवती गंगे की ओर से श्री 5 मंदिर समिति समस्त राष्ट्रवासियों को 2081 नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। इस वर्ष के पंचांगानुसार मां भगवती गंगे के कपाट दिनांक 10 मई 2024 को 28 प्रविष्टा वैशाख बार शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त में 12:25 पर भगवती गंगे के कपाट का जो समय रहेगा और
समस्त राष्ट्रवासियों के लिए, विभिन्न देशवासियों के लिए भगवती गंगे के कपाट दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।